मेरे भाई अगर आप लोग किसी भी जेईई या एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा कि आरसीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम आरसीसी की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक से मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। अगर आपका कोई भी एग्जाम है, बस एक बार इस क्लास को आप लोग देख लेना। सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के सारे न्यूमेरिकल जो है हर एक टॉपिक से, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, कॉलम हो, फुटिंग हो, हर एक टॉपिक से आप लोग के जो है न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। और इतना डिटेल में मैंने डिस्कशन करा है कि अगर आप एक बार इस क्लास को देख करके जाते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और हाँ, अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हो तो एप्रिसिएशन मिलता है उससे, और फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है आप लोग की। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हम लोगों को होता है, ठीक है? क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, बट कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कॉलम हैज़ इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4000 mm, इट्स साइज़ इज़ 300 mm बाय 400 mm, आइडेंटिफाई द कॉलम टाइप। आपको कॉलम का टाइप बताना है, कौन-सा कॉलम होगा। अब इतना सारा डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सर कॉलम का टाइप हम किससे पता करेंगे? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे कॉलम का टाइप अगर उसने पूछा है कि कॉलम का टाइप मुझे आइडेंटिफाई करके दो कौन-सा टाइप है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किससे पता करते हैं कि कौन से टाइप का कॉलम होगा। अगर आपको पता है तभी क्वेश्चन पे टाइम देना, अदरवाइज़ स्किप कर देना भाई क्वेश्चन को। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट अगर उसका पता है, तो आप ईज़िली बना लोगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप टाइम भी दोगे और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप देख लेना कि क्या उसने पूछा है। जो उसने पूछा है अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे उसको हम लोग करते हैं, तभी उस क्वेश्चन पे आप एग्ज़ाम में टाइम देना, अदरवाइज़ उसको आप स्किप कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि कौन से टाइप का कॉलम होगा। तो मुझे पता है कि सर अगर मुझे कॉलम का टाइप पता करना है, तो अगर मुझे कॉलम का टाइप पता करना है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर मैं क्या करता हूँ, कॉलम का टाइप पता करने के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी हुई, स्लेंडरनेस रेशियो। अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो को निकाल लेता हूँ, इसको मैं किससे रिप्रेज़ेंट करता हूँ? अपना लैम्ब्डा से। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास लॉन्ग कॉलम है, मेरे पास पेडिस्टियल है, या मेरे पास स्ट्रक्ट है, या फिर मेरे पास शॉर्ट कॉलम है, ठीक है? तो मुझे स्लेंडरनेस रेशियो निकालना आना चाहिए, उसका फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे अपना। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपना स्लेंडरनेस रेशियो की, तो मेरे भाई स्लेंडरनेस रेशियो के 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने पढ़ रखे होंगे। एक तो स्लेंडरनेस रेशियो का आप लोगों ने फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा सर, एल इफेक्टिव अपॉन कितना होता है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एल-एल-डी का मतलब है यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ऊपर इफेक्टिव लेंथ आती है और नीचे मेरे पास मेरे भाई क्या आती है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन आती है। तो जब आप इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करोगे स्लेंडरनेस रेशियो के, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है लैम्ब्डा, उसको आप कंपेयर करोगे 12 से। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि लैम्ब्डा को 2 तरीके से कंपेयर करते हो। एक तो सर हम 12 से कंपेयर करते हैं, और एक हम लोग अपना 32 और 120 तक अपना कंपेयर करते हैं। तो ये 2 कंपैरिज़न की वैल्यू देखी होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज सीख लो इसको कि अगर आप लोग इस फ़ॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो कि लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ध्यान रखना आपको 12 से कंपेयर करना है मेरे भाई। तो 12 से जब आप कंपेयर करोगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू अगर लेस देन 12 आती है, तो इसका मतलब मेरे पास वो शॉर्ट कॉलम होगा। और मेरे भाई अगर लैम्ब्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 12 आती है, तो मेरे पास कौन-सा होगा? लॉन्ग कॉलम होगा। अब इसी तरीके से दूसरा फ़ॉर्मूला कौन-सा होता है सर? तो दूसरा फ़ॉर्मूला होता है लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब सर यहाँ पे आर मिनिमम क्या है? तो आर मिनिमम होता है यहाँ पे मिनिमम मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है? ये मेरे पास होता है। तो अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना कि अगर आपकी लैम्ब्डा की वैल्यू 32 से कम है या 32 से 45 के बीच है, तो मेरे भाई वो हो जाएगा शॉर्ट कॉलम। और अगर लैम्ब्डा की वैल्यू जो है मेरे पास वो 45 से 120 के बीच है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि 45 से ज़्यादा है, तो मेरे पास वो कौन-सा हो जाएगा मेरे भाई? लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो है वो कंपेयर करने के लिए जाना है। तो अब आपको मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है कि लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू या तो इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो, और उससे कंपेयर करने के बाद आप लोग अपना आंसर बताओ। तो यहाँ पर अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है? आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को यूज़ करने जा रहे हो, तो लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन-सी होती?
तो जो मुझे कॉलम का क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, उसमें से जो सबसे छोटी डायमेंशन होगी, लीस्ट डायमेंशन होगी, वो मेरे पास हो जाएगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब यहाँ पे कॉलम का क्रॉस सेक्शन उसने कितना दिया मुझे? कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया उसने 300 बाई 400 का। तो अगर ये कॉलम है आपका, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपका कॉलम होगा, तो इसकी एक डायमेंशन जो है मेरे भाई वो 300 है और दूसरी डायमेंशन जो है 400। तो इन दोनों में से कम कौन-सी है? तो आप बोलोगे सर 300 डायमेंशन जो है वो कम है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को ले लेंगे, एल इफेक्टिव जो इफेक्टिव लेंथ है कॉलम की वो मुझे कितनी दी है उसने 4000। तो यहाँ पे मैं रख दूँगा 4000 डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी है ना, तो वो मेरे पास कितना आएगा 300। जब आप इसको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व कर लो भाई, तो इसको काटो, 3 वन जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9 हो जाएगा आप लोग का, यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे लैम्ब्डा की वैल्यू अगर मैं देखूँ सर तो कितनी आ रही है? 13 आ रही है। तो लैम्ब्डा की वैल्यू अगर 13 आ रही है, तो लैम्ब्डा की वैल्यू अगर मेरे पास 13 है, तो 13 तो सर 12 से ज़्यादा है। 13 जो वैल्यू आई है वो तो 12 से ज़्यादा है, और अगर वैल्यू 12 से ज़्यादा होती है मेरे भाई, तो वो कौन-सा कॉलम होता है? तो वो मेरे पास लॉन्ग कॉलम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किसका यूज़ करने जा रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इन्होंने जो सोल्व करा है देखो, अभी हम कॉलम से रिलेटेड ना और भी फैक्ट्स की बात करेंगे, बट यहाँ पे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। तो देखो ये मैंने आप लोगों को सोल्व करके दिखा दिया, छोटा वाला अप्रोच था, ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वाले फ़ॉर्मूले की, तो दूसरा फ़ॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया, सर लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू जो होता है वो मेरे पास होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब यहाँ पे एल इफेक्टिव तो मेरे को पता है इफेक्टिव लेंथ, लेकिन मेरे को मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं पता। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं? तो उसका फ़ॉर्मूला मेरे पास होता है आई इज़ इक्वल्स टू ए आर मिनिमम का स्क्वायर। अब ये क्या है सर? तो आई मेरे पास है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है मेरे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए क्या है मेरे पास? उसका एरिया। और आर मिनिमम मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ कि मेरे पास क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। अब यहाँ से आर मिनिमम अगर मेरे को फाइंड करना है मेरे भाई, तो आर मिनिमम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर मेरे पास ए मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आई अपॉन ए हो जाएगा ये, और इधर स्क्वायर था तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मेरे पास आई अपॉन ए जो है मेरे पास ये होने वाला है। ए क्या है? एरिया। आई क्या है मेरे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको उसने क्वेश्चन में साफ-साफ मेंशन करके दिया था कि उसका जो है ना क्रॉस सेक्शन कॉलम का वो रेक्टेंगुलर है। मेरे भाई अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ये बी है, ये डी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे आई इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा सर बी डी क्यूब बाई 12। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ से पहले आप आई निकालोगे, आई निकालने के बाद यहाँ रख दोगे। एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालोगे बी इंटू डी, और मेरे को बी भी पता है और डी भी पता है, तो बी और डी रखो। यहाँ पे आप एरिया आ जाएगा तो एरिया की वैल्यू यहाँ रखो। यहाँ से क्या आ जाएगा? आर मिनिमम। अब इस आर मिनिमम की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, और एल इफेक्टिव हमको पता ही है कितना है हमारे पास 4000 mm। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास लैम्ब्डा आ जाएगा। लेकिन जो आपने अप्रोच यूज़ करा है वो आर मिनिमम वाला करा है, और जब आपने आर मिनिमम वाला अप्रोच यूज़ करा है, तो आपको पता है कि इस समय जो है आपको कंपेयर करनी पड़ेगी वो 32 से और 45 से। यानी कि 32 से कम है या 45 से ज़्यादा है। तो इसके बेस पे आपको बताना पड़ेगा। तो जब हम इसको सोल्व करने के लिए जाएँगे अपना, ठीक है? यहाँ पे देखोगे BD क्यूब बाई 12 रखा, तो B और D आ गया मेरे पास। इसके साथ ही नीचे एरिया आएगा, तो B इंटू D मैंने कर दिया। तो जब मैंने सोल्व करा तो आर मिनिमम की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है मेरे भाई? तो आर मिनिमम की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा अपना, तो यहाँ से लैम्ब्डा निकालूँगा। तो जो लैम्ब्डा आया है मेरे पास देखो, जो लैम्ब्डा आया है वो 46 आया है। तो लैम्ब्डा अगर मेरे पास 46 है, तो मेरे को पता है कि लैम्ब्डा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 32 है। ठीक है? ग्रेटर दैन 32, या फिर आप इसको ऐसे याद रखो कि जो लैम्ब्डा की वैल्यू आई है मेरे पास वो कितनी आई? 46। तो 46 जो वैल्यू आई है वो 45 से ज़्यादा आई है। ठीक है? तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग जा सकते हो, या फिर दूसरा आपने सिंपल सा ऐसे पढ़ रखा होगा अगर याद हो आपको, जैसे लैम्ब्डा की वैल्यू 32 से कम है, तो मेरे पास शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, या फिर आपने पढ़ रखा होगा लैम्ब्डा की वैल्यू ग्रेटर दैन 32 है, मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉन्ग कॉलम। एक्चुअल में ये रेंज जो होती है ना वो 32 से लेकर के 45 तक होती है, और 45 से लेकर के 120 तक होती है। इस तरीके से होती है। तो आपने ये भी पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 32 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो 32 से ज़्यादा आ रही है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलो, तो दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया, जौन-सा आपको बेहतर लगे आप उसके साथ जा सकते हो। बट ये थोड़ा-सा शॉर्ट में है, अगर आपको आता है ये अप्रोच तो आप डेफ़िनिटली जो है उसके साथ जा सकते हो। ठीक है? अब चलो इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि कॉलम से रिलेटेड और एग्ज़ाम में हमसे क्या-क्या पूछता है। ठीक? क्योंकि वो भी हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं फैक्ट्स लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, वहाँ से भी क्वेश्चन्स आप लोगों का बनेगा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास जो कॉलम होता है, उस कॉलम में मैं 2 तरीके की रेनफोर्समेंट देता हूँ। एक तो मैं देता हूँ मेरे भाई लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट,
और दूसरी मैं देता हूँ मेरे भाई लैटरल रेनफोर्समेंट। तो एक लॉन्गिट्यूडनल हो गई, दूसरी सर क्या होगी, लैटरल रेनफोर्समेंट होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में आप लोगों से पूछता है कि मिनिमम कितना देते हैं हम लोग, तो जो भी मेरे पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन होगा उसका 0.8% इतना तो हम लोग जो है वो प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका एरिया। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आता सर ये क्या है, तो इसको ऐसे समझो, अगर मेरे पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं मान लूँ कि कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास 1000 mm² है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो इसका मैं कितना लूँगा, तो मैं इसका 0.8%, 0.8% लूँगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, तो 1000 से 1000 तो मेरे पास 8 mm² जो है मेरे पास इतना एरिया। अगर मैंने सही किया, कुछ गलत तो नहीं किया ना? 0.8% है तो परसेंटेज हटाएँगे तो नीचे मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 mm² का एरिया इतना मेरे पास जो है वो स्टील का एरिया रहना ही रहना है, इससे कम आप लोग नहीं रखोगे, तो ये मिनिमम वाली कंडीशन होती है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का कितना रहता है, तो इसमें 2 कंडीशन होती है मेरे भाई। आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो कॉलम प्रोवाइड कराया है उसमें लैपिंग करी है या लैपिंग नहीं करी है। अगर आपने लैपिंग करी है मेरे भाई, तो आपको 4% लेना पड़ेगा। जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का एरिया रहेगा, वो कितना रहेगा, 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर आपने लैपिंग नहीं की है, तो आपको कितना रखना पड़ेगा मेरे भाई, 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब लैपिंग और नॉन लैपिंग क्या होता है, तो ये आपको पता ही होगा कि मेरे को अगर मान लो कि मेरे पास जो बार है, तो रेनफोर्समेंट की बार है, ठीक है, वो 10 मीटर की है, सपोज 10 मीटर लेंथ की है। अब मेरे को जो कॉलम बनाना है, वो कॉलम बनाना है मेरे को 20 मीटर का। अब 20 मीटर का मेरे को कॉलम बनाना है, लेकिन रेनफोर्समेंट सिर्फ मेरे पास जो है वो 10 मीटर की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो बार को जोड़ करके जो है वो कॉलम की लंबाई तक लेके जाना पड़ेगा। तो जब मैं दो स्टील रेनफोर्समेंट को जोड़ूंगा, तो जोड़ने के लिए क्या करता हूँ, उनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराता हूँ। तो ये जो मैंने ओवरलैप कराया है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने लैपिंग करी है, तो आपको 4% रखना है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, और अगर लैपिंग नहीं करी है तो मेरे भाई आपको कितना रखना है, 6% रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर चलो फिर वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा कि सर लैपिंग नहीं करी है तो ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उतना जाएंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। फिर मिनिमम डाया की बात करें, तो मिनिमम डाया कितना लेते हैं हम लोग कॉलम में, तो जो बार यूज कर रहे हैं वो 12 mm का मिनिमम डाया यूज करा जाता है। इससे कम का डाया आप लोगों को नहीं रखना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, लेटरल जो रेनफोर्समेंट रहती है उससे रिलेटेड, तो याद रखना जो लेटरल रेनफोर्समेंट आपने यूज करी है उसको हम टाई की फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसका जो डाया है वो कितना रखते हैं, तो वो रखते हैं हम लोग मिनिमम ऑफ पाई लेटरल रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाई 4। यानी कि जो मैंने लेटरल जो मैंने आप लोगों की लेटरल जो मैं रेनफोर्समेंट यूज करने जा रहा हूँ, उसका जो डाया है उसका 1/4, ये गलत है एक्चुअली में, लेटरल नहीं होगा, यहाँ पे मेन होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 मेन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मेन डिवाइडेड बाई 4 और 6 mm। यानी कि जो मैं लेटरल रेनफोर्समेंट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बीम में, तो बीम में जो होता है हमारे पास दो तरीके की रेनफोर्समेंट होती हैं, एक मेन रेनफोर्समेंट होती है, एक लेटरल रेनफोर्समेंट होती है। तो जो लेटरल रेनफोर्समेंट होती है उसको हम लोग बीम में अपना स्टीरअप्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे पास जो कॉलम होता है, कॉलम में जो मेरे पास लेटरल रेनफोर्समेंट होती है, ठीक है, उसको हम लोग अपना लेटरल रेनफोर्समेंट ही बोलते हैं, या फिर उनको रिंग्स भी बोल देते हैं कि रिंग्स की फॉर्म में हम लोग जो है अपना वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उस बार का जो लेटरल रेनफोर्समेंट हम लोग दे रहे हैं, तो उस बार का जो डाया है, ठीक है, वो कितना रहता है, तो उसका जो बार के डाया की बात करें, तो जो आपने मेन रेनफोर्समेंट यूज करी उसका जो डाया है उसका 1/4 और 6 mm, इन दोनों में से जो भी मेरे पास जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगी निकल के, उतना मैं अपना जो है वो लूंगा, कम से कम डाया उतना मेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग कितनी रखते हैं जो लेटरल रेनफोर्समेंट है, क्योंकि अगर मेरे भाई ये कॉलम है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास अगर कॉलम है, तो कॉलम में क्या होता है कि दो तरीके की रेनफोर्समेंट दी जाती है। एक तो ये होती है जो ऊपर से आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलती होंगी, तो जो ये लेंथ के अलोंग रहती है ना, ये तो हो जाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन कुछ इस तरीके की रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये वाली जो रेनफोर्समेंट है, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, इनको हम लोग बोलते हैं अपना लेटरल रेनफोर्समेंट, लेटरल टाई भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास है ये मेन रेनफोर्समेंट होती है, तो इनको हम लोग अपना लॉन्गिट्यूडनल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल है या फिर लेटरल है, वो आप लोग देख लेना कि कौन सी की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में आप लोगों से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लेटरल एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि उसका मिनिमम डाया इतना रहेगा, और उसकी स्पेसिंग की बात करें कि एक दूसरे से कितनी दूर रहती हैं, तो वो स्पेसिंग रखी जाती है हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, और साथ में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 300 mm, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसको।
अगर हम लोग देखें तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसके साथ ही 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, और मेरे भाई 300 mm, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी मेरे पास मिनिमम होगा उतना मैं स्पेसिंग जो है वो अपनी रख के चलूँगा, तो मेरी लेटरल रेनफोर्समेंट है कॉलम के अंदर उसमें, ठीक है। तो हमने क्या-क्या बात करी है, तो हमने मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की बात करी है अपना कि कितना रखते हैं, साथ में जो लेटरल रेनफोर्समेंट है हमारे पास उसकी हम लोग कितना डाया रखते हैं, उसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं वो हमने देख लिया। और उसके बाद ही अगर हम लोग बात करें अपना, तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम, उसके लिए हमने स्लेंडरनेस रेशियो के 2 कॉन्सेप्ट अपना देख लिए, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। देखो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम लोगों के चल रहे हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग करनी है मेरे साथ जुड़ करके, तो आप हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी देखने को मिल जाएगी, सारे क्लास नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी, और अनलिमिटेड वॉच टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स है, थ्योरी कोर्स है विद फ्यू पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू इसमें मैंने कराए हुए हैं। इसके बाद अगला बैच आता है हमारे पास सुदर्शन बैच 2.0। इसमें जितने भी आप लोग के स्टेट एजेई का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, यूथ की बुक हो गई आप लोग की, यूपीपीएससी वाली, या फिर आप लोग की फिंगरप्रिंट हो गई, तो वो सब आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप सुदर्शन बैच को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें दो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक आप लोग का 8 मंथ की वैलिडिटी है और एक आप लोग की 24 मंथ की वैलिडिटी है। तो जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो आप उसके साथ एक्सेस ले सकते हो सुदर्शन बैच के अंदर। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट का वन ऑफ द फेवरेट बैच, जो कि हमारा सिविल मास्टरमाइंड, स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक बेस्ड रिवीजन कराया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन है, सारे फॉर्मूला और ट्रिक्स हैं, सारे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो ट्रिक्स हैं, जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं वो सब मैंने आप लोग को इसमें कराए हुए हैं। साथ में जो लेटेस्ट 2500 वन लाइनर है वो भी मैंने आप लोग को इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो और पीडीएफ, तो वो लेटेस्ट सॉल्यूशन भी आप लोग को उड़ान बैच में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, कल वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट एक्सेस आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना अपना मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर आप उनसे जो है व्हाट्सअप करके अपना या कॉल करके अपना पूछ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ये भी मेरा डीएसएसबी एई का क्वेश्चन है और 2024 में जो है पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना एई का क्वेश्चन है तो जेई में नहीं आया, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आपको आता होगा तो विद इन ये आप लोग का 30 to 60 सेकंड जो है इसको सोल्व कर लोगे। वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल ओवरलैप लेंथ including the anchorage value of hooks required for the 20 bar under flexural tension according to IS 456। IS 456 के प्रोविजन को आपको फॉलो करना है, ठीक है मेरे भाई। और आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना ओवरलैप लेंथ। अगर आपको ओवरलैप लेंथ कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट आता है तब तो अप्रोच करो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे उसने हमसे क्या बोला है, टोटल ओवरलैप लेंथ पूछी है, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, तो उसमें इंक्लूड करना है एनकरेज वैल्यू को, एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक को इंक्लूड करना है। सिर्फ एक ही चीज को इंक्लूड करना है, एनकरेज। आपको ओवरलैप लेंथ निकालनी लेकिन उसमें एनकरेज वैल्यू को इंक्लूड करना है, साथ में जो बार है वो 20 डाया की है, ठीक है। तो आपको बताना कितनी ओवरलैप लेंथ होगी। तो ओवरलैप लेंथ का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरलैप लेंथ क्या होती है। अगर मेरे पास 10 मीटर की वायर है और मेरे को इसको 20 मीटर तक लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार को आपस में ज्वाइन करके तब जो है वो 20 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो दो बार को मैंने ओवरलैप किया है, एक दूसरे के ऊपर रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना ओवरलैप बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है हमारे पास एनकरेज वैल्यू। अब ये सर एनकरेज वैल्यू क्या होता है, तो देखो एनकरेज वैल्यू जो होता है ना, एक्चुअली में जो एंकरिंग करी जाती है बार की, वो करी जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जो एनकरेज करा जाता है वो करा जाता है आप लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो कितना एनकरेज करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग निकालते हैं अपना एल डी से। अब एल डी क्या होता है मेरे भाई, तो एल डी मेरे पास होता है सर डेवलपमेंट लेंथ। एल डी क्या होता है मेरे पास, डेवलपमेंट लेंथ। तो जितना मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ निकल के आएगा उतना मैं वैल्यू को क्या करूंगा, उतना मैं रेनफोर्समेंट बार को क्या करूंगा, एंकर करूंगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि एनकरेज वैल्यू होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए दी जाती है,
और वो कितना देना है वो हमारा डिपेंड करता है डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर। और डेवलपमेंट लेंथ जो होती है उसको कैलकुलेट करने का तरीका जो मेरे पास होता है, ये देखो जो डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, एज पर एलएसएम। हम लोग किसके मेथड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? एलएसएम मेथड के अकॉर्डिंग बात करें। अगर डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग बात करें तो सिग्मा एसटी पाई अपॉन 4 टाइम्स टाउ बीडी। ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है किसका? डेवलपमेंट लेंथ का, एज पर डब्ल्यूएसएम मेथड, जो मेरे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। ठीक है मेरे भाई? लेकिन अभी हम लोग जो है वो अपना एलएसएम के अकॉर्डिंग जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक? तो एलएसएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई पाई अपॉन 4 टाइम्स टाउ बीडी। अब यहाँ पे एफ वाई क्या है? तो एफ वाई मेरे पास है इल्ड स्ट्रेंथ। एफ वाई क्या है मेरे पास? इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अच्छा, ये ध्यान रखना कि हम लोग एंकरिंग जो करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि बार की एंकरेज करते हैं हम लोग, तो बार की जो एंकरेज करते हैं वो हम लोग इसलिए भी करते हैं कि जो हमारी स्टील है ना, उसकी हम प्रॉपर इल्ड स्ट्रेंथ तक उसको यूज कर पाए। तो इल्ड स्ट्रेंथ तक उसको यूज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अपना उसको एंकरिंग करते हैं। फाई क्या है? तो मेरे भाई फाई उसका डाया हो जाएगा, और टाउ बीडी जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, जो स्टील और कंक्रीट के बीच होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है टाउ बीडी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये ग्रेड ऑफ स्टील, सॉरी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहे वो आप लोग कंक्रीट की ग्रेड हो चाहे स्टील की ग्रेड हो, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंकरिंग होती है, ठीक है, वो आप लोग की किस लिए यूज करी जाती है? जो स्टील और कंक्रीट है उनके बीच अच्छे से बॉन्ड बन सके, और उनके बीच का जो सरफेस या कॉन्टैक्ट एरिया है उसको बढ़ाने के लिए, जो है कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अपना वो एंकरिंग करते हैं। ठीक है? अब उस एंकरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपना डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो डेवलपमेंट लेंथ का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर डेवलपमेंट लेंथ की बात आ गई है। अगर मान लो मैंने डेवलपमेंट लेंथ निकाली, ठीक है? और डेवलपमेंट लेंथ सपोज़ मेरे पास आ गई 500 एमएम। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास बीम के अंदर जो मेन रिइंफोर्समेंट है, उसको 500 एमएम जो है वो कॉलम के अंदर इंसर्ट करूँगा। अगर ये मेरे पास कॉलम है और ये मेरे पास बीम है, तो मैं क्या करूँगा, 500 एमएम इसको अंदर लेके जाऊँगा कॉलम में। कॉलम के अंदर 500 एमएम लेके जाऊँगा। तो 500 एमएम लेके जाने के लिए जो है ये डेवलपमेंट लेंथ जो है मैंने यहाँ पे दी 500 एमएम, और किस लिए दी? ताकि जो कंक्रीट है मेरी और जो स्टील है इसमें प्रॉपर बॉन्ड हो सके और जो फेलियर के चांसेस हैं वो मेरे कम हो सके। इसलिए मैंने 500 एमएम जो है वो अपना किसके अंदर ले गया? कॉलम के अंदर उसको ले गया, जो मेन रिइंफोर्समेंट थी उसको। ठीक है? अब यही जो डेवलपमेंट लेंथ मैंने दी है 500 एमएम, अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है या फिर मुझे इसकी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है एंकरिंग की, तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं इसमें बैंड या हुक दे देता हूँ। मैं क्या दे देता हूँ उसमें? बैंड या हुक दे देता हूँ। तो बैंड या हुक कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे इसको एल शेप का दे देते हैं। अगर मैं बताऊँ, कई बार इसको एल शेप में मोड़ देते हैं, कई बार इसको यू शेप में जो है वो यू हुक की फॉर्म में जो है इसको मोड़ देते हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ निकल के आती है। तो डेवलपमेंट लेंथ की और अच्छे से एंकरिंग करने के लिए, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बैंड या हुक अपना दे देते हैं। तो बैंड या हुक भी आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कहाँ पे देते हैं हम लोग, अपना डेवलपमेंट लेंथ में देते हैं। इसके बाद आता है मेरे पास ओवरलैप लेंथ। ओवरलैप लेंथ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर मुझे 20 मीटर चाहिए तो मुझे 10-10 मीटर की 2 वायर को जॉइन करना पड़ेगा, 2 बार को, तब जा कर के जो है मैं अपना 20 मीटर तक पहुँच पाऊँगा। तो ये जो मैंने आप लोग को एंकरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम एंकरिंग करते हैं और कैसे हम लोग एंकरिंग करते हैं और कितना हम एंकरिंग करते हैं, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो मेरे भाई ये मुझे डेवलपमेंट लेंथ से पता चलता है। तो जो मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ निकल के आएगी, उतना मुझे एंकरिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अब उसको करने के लिए आप बैंड या हुक देना चाह रहे हो, तो वो आपकी डिज़ाइन या ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको उसको करना है, ठीक है? तो चलो, अब यहाँ पे जो मेरे पास टाउ बीडी आया है, इसको मैंने आप लोग को बताया है, मेरे पास परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? किस-किस की जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है फॉर माइल्ड स्टील अंडर द टेंशन। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारे पास एक टेबल है, टेबल हमारे पास है तो आपने देखा होगा, जो आईएस 456 कोड है हमारे पास, उसमें टेबल गिवन है, तो उसमें M20 ग्रेड के लिए, M25 के लिए, M30 के लिए प्रॉपर तरीके से मेरे को वैल्यू मेंशन है किसकी? ताऊ बीडी की। जैसे कि मैं बात करूँ M20 के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1.5, 1.5 मेगापास्कल। तो M20 के लिए जो 1.5 मेगापास्कल है वो टाउ बीडी की बॉन्ड स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है एक्चुअली में होती किसके लिए है? तो ये होती माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए होती? माइल्ड स्टील के लिए। अगर वो माइल्ड स्टील आप लोगों ने कहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है? तो वो आपने बीम के अंदर
टेंशन जोन में प्रोवाइड कराई हुई। अब ये सर टेंशन जोन कहाँ होता है? तो अगर ये मेरे पास बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, और अगर मैं बात करूँ सिंपली सपोर्टेड अगर मेरे पास है, तो ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा। तो अगर माइल्ड स्टील आपने टेंशन जोन में प्रोवाइड कराई हुई है, तो उसके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है, वो डायरेक्ट आप लोग को कहाँ से देखने को मिल जाएगी? टेबल से देखने को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा थोड़ी ना है कि हम माइल्ड स्टील को जो है वो सिर्फ अपना टेंशन जोन में ही प्रोवाइड कराते हैं, स्टील तो हम अपनी कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर मेरे भाई डब्ल्यू बीम में होगा, तो डब्ल्यू बीम में मैं क्या करता हूँ, जो स्टील है उसको अपना कंप्रेशन जोन में भी देता हूँ। अगर मैं कंप्रेशन जोन में दूंगा तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर यही स्टील आपने कंप्रेशन जोन में दी है, तो जो टाउ बीडी की वैल्यू है, जैसे 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, तो इन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अपना 25% इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इन वैल्यूज को हम लोग क्या कर देते हैं, अपना 25% इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम कंप्रेशन जोन की बात करेंगे, तो ये जो वैल्यू गिवन होगी मुझे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये तो माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, अब मेरा मन तो HYSD यूज करने का, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज करने का। मेरा मन नहीं है कि मैं Fe250 यूज़ करूँ। मेरा मन है कि मैं Fe415 यूज़ करूँ। तो Fe415 यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा सर, टाउ बीडी का। तो ध्यान रखना है, इस केस में हम लोग टाउ बीडी की वैल्यू को जो है वो कितना करते हैं, अपना 60% बढ़ा देते हैं। अब 60% बढ़ाने से होगा क्या? अब देखो मेरे भाई, तो समझो आप लोग। इसका भी चलो थोड़ा-सा और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये भी ज़रूरी है आपको समझ आए। अब मैंने क्या करा, टाउ बीडी को बढ़ाया। मैंने कंप्रेशन ज़ोन के लिए भी बढ़ाया, ठीक है मेरे भाई, और मैंने आपका HYSD के लिए भी बढ़ाया। तो अगर आप कंप्रेशन ज़ोन में देखो या HYSD के लिए देखो, तो मैंने टाउ बीडी को यहाँ पे भी इंक्रीज़ करा और यहाँ पे भी इंक्रीज़ करा। अब आपको पता है, अगर आप टाउ बीडी को इंक्रीज़ करोगे तो डेवलपमेंट लेंथ आप लोग की कम हो जाएगी, और कहीं न कहीं आप, अगर आपको नॉर्मली भी अगर सोचो, माइल्ड स्टील की जगह अगर आप HYSD यूज़ कर रहे हो, तो क्या वहाँ पर आपको डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? आप खुद सोच के देखो। एक तरफ आप लोग यूज़ कर रहे हो Fe250, और एक तरफ आप लोग यूज़ कर रहे हो Fe415। तो ये हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है? तो जब आप हाई ग्रेड को यूज़ कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी की स्टील अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा दोगे या कम दोगे? आपके दिमाग में आएगा, सर कम देंगे। तो मेरे भाई हमने यही तो करा है। जब हमने HYSD यूज़ करा, तो HYSD की वजह से हमने क्या करा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने की वजह से क्या है, टाउ बीडी बढ़ा, तो मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी, कम हो गई। तो ध्यान रखना, जब अच्छी क्वालिटी की आप स्टील यूज़ करते हो, तो वहाँ पर डेवलपमेंट लाइन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही क्वेश्चंस आप लोगों से थ्योरी में फ्रेम होते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद चीज़ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रही हैं यार, ठीक है, क्वेश्चन से भटक जाते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन में हमको सिंपल क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 20 की बार दी हुई है, और मेरे को क्या निकालनी है, एनकरेज अपनी ओवरलैप लेंथ निकालनी कितनी होगी। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे पास। तो बैंड अगर मैंने दिया, तो ये तो ध्यान रखना 45-90 डिग्री पे बैंड देते हैं हम लोग, ठीक है। ये ओवरलैप लेंथ की बात करते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान रखना, अगर आपका डाया 32 से ज़्यादा है, तो आप किसी भी तरीके की ओवरलैप नहीं करोगे। तो मेरे पास तो सर क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि 32 से ज़्यादा है, तो आप ओवरलैप नहीं करोगे। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे 20 दिया हुआ, मतलब ओवरलैप करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा वो सुनो। देखना पड़ेगा आपको कि जो क्वेश्चन है उसमें फ्लेक्सुरल है, टेंशन है, या फिर डायरेक्ट टेंशन है, या फिर कंप्रेशन जोन है। मतलब अगर 32 से ज़्यादा है, तो मैं किसी भी तरीके की ओवरलैप नहीं करूँगा, और अगर 32 से कम है, 32 से कम है, तो मुझे ओवरलैप करनी पड़ेगी। अब ओवरलैप करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं कंप्रेशन ज़ोन में कर रहा हूँ या टेंशन ज़ोन में कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान रखना, आप टेंशन ज़ोन में कर रहे हो, तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्लेक्सुरल टेंशन की वजह से चेक कर रहे हो, डायरेक्ट टेंशन की वजह से। फ्लेक्सुरल टेंशन, डायरेक्ट टेंशन, अगर आप डायरेक्टली इस तरीके का टेंशन फोर्स आ रहा है, खींच रहे हैं उसको, तो वो डायरेक्ट टेंशन है। और अगर बेंडिंग की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो फ्लेक्सुरल टेंशन है। तो देखना पड़ेगा डायरेक्ट टेंशन है या फ्लेक्सुरल टेंशन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपना, तो टेंशन जोन के लिए यहाँ पर हमारे पास जो होगा मैक्सिमम लेंथ, अगर फ्लेक्सुरल टेंशन की वजह से, तो वो हो जाएगा LD और 35। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मेरे भाई लाइट जो है वो जा चुकी है, ठीक है। तो मेरे भाई क्लास को कंटिन्यू करेंगे अपना, क्योंकि यार हुआ क्या था कि लाइट चली गई थी, तो अब क्लास तो करनी थी कंप्लीट, तो इसलिए क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इस पे भी अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होगा आपको। स्मार्ट बोर्ड पे आपका चल रहा था, बट अभी जो है अपन लैपटॉप की हेल्प से, अपना टैबलेट की हेल्प से क्लास को कंप्लीट करेंगे, राइट।
आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें समझ आएंगी, बस पेशेंस बना करके रखना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे अपना ओवरलैप लेंथ की। तो ओवरलैप लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था, अगर हमारा बार का जो डाया है स्टील रेनफोर्समेंट का, अगर 32 mm से ज़्यादा है तो हम किसी भी तरीके का ओवरलैप नहीं करेंगे, और अगर 32 mm से कम है तो ओवरलैप करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने बार टेंशन जोन में दी है या कंप्रेशन जोन में। अगर आपने टेंशन जोन में दी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्लेक्सुरल टेंशन है या मेरे भाई डायरेक्ट टेंशन है। तो फ्लेक्सुरल टेंशन है तो हमारे पास ओवरलैप लेंथ कितना रखेंगे, तो एल डी और 30 टाइम्स ऑफ फाई। जो फाई है यानी कि डाया ऑफ रेनफोर्समेंट है उसका 30 गुना, और डेवलपमेंट लेंथ, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उतना हम लोग फ्लेक्चुरल टेंशन जोन में अपना जो है वो ओवरलैप लेंथ रखेंगे। डायरेक्ट टेंशन में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू किस किस में से, मैक्सिमम वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स ऑफ फाई। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना मैं रखूंगा। और अगर कंप्रेशन जोन की बात होगी तो सिंपल सा 24 टाइम्स ऑफ पाई। इतना हमको ओवरलैप लेंथ जो है वो रखना पड़ेगी, कि हमें देखना पड़ेगा कि टेंशन जोन है या कंप्रेशन जोन है। तो अभी क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएं तो क्वेश्चन में हमें उसने साफ साफ मेंशन करके दिया है कि आपके पास डाया बार जो है ना मेरे भाई, वो 20 mm का है। और डाया बार जो वो 20 mm का है, और आपको बताना कितना डेवलपमेंट लेंथ आप रखोगे। और यहाँ पे इनने बोला है बार अंडर फ्लेक्सुरल टेंशन। तो देखो यहाँ पे साफ साफ उसने मेंशन करके दिया है फ्लेक्सुरल टेंशन। तो वो केस भी मेंशन करके देगा कि किस केस में वो पूछना चाह रहा है। तो बस यही चीजें, यही कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में जो हमको पकड़ने होते हैं। तो फ्लेक्सुरल टेंशन की उसने बात करी है। अब डेवलपमेंट लेंथ तो दी नहीं तो इसको तो हटा देंगे, तो सिर्फ हमारे पास एक ही चीज बची, वो बची 30 टाइम्स ऑफ फाइव। तो 30 फाइव कितना गिवन है, तो वो 20 गिवन है मेरे को। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको सोल्व करूंगा तो 600 mm। तो इतना मुझे जो है वो ओवरलैप लेंथ अपना रखनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे जो होता है ना, अगर हम लोग इस पे क्लास लेते हैं टैबलेट पे या लैपटॉप पे, तो इससे क्या होता है कि टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाते हैं हम, मतलब इफ़िशियंसी ज़्यादा आती है निकल करके। पढ़ाने की इफ़िशियंसी ज़्यादा निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ी सा मतलब हो सकता है कि वैसे समझ में आने में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि समझाने वाला बंदा तो वही है। बस ये है कि थोड़ा सा अपना अपना माइंड सेट होता है। बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आपको प्रॉब्लम होगी। आप बताना ज़रूर, क्योंकि यार देखो ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपसे अगर बात करना चाहूँ तो रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि लाइट का कुछ पता नहीं होता है कि भाई कब आए कब चली जाए, थोड़ा सा ये रहता है। फिर दूसरी चीज़ कि अभी देखो गर्मी इतनी हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि भाई एसी वेसी लगी हुई है तो अपना उसको ऑन करो और अपना चलती रहने दो क्लासेस। तो ये थोड़ा सा रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, बट देखो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये सारी कमियां भी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जब एक बार कमियां दूर हो जाएंगी तो फिर अपन जो है अपना रेगुलर जो है वो चीज़ें करेंगे, ठीक। पर चलो कोई नहीं, अभी वही है कि आपदा में अवसर ढूंढना है। अब इनको थोड़ी ना अब लेके बैठेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं है ये चीज़ नहीं है। अब जो है उसमें अपन क्या बेहतर कर सकते हैं उस साइड अपन देखेंगे, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन बीम ऑफ 250 mm विड्थ एंड 400 mm इफेक्टिव डेप्थ। यानी कि एक बीम है मेरे पास, 250 mm उसकी विड्थ है और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 400 mm है। इसने क्या बोला, प्रोवाइड विद टू लेग्ड 8 टोर स्टील। यानी कि हमने उसमें जो स्टीरअप्स को प्रोवाइड कराया हुआ है वो 2 लेग्ड 8 टोर के हैं, ठीक है। एज पर IS 456। तो हमको क्या डिटरमाइन करना, मिनिमम स्पेसिंग निकालनी। अब सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है दिमाग में आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीरअप्स की जो स्पेसिंग होती है उसका प्रोविजन क्या होता है। अगर आपको स्टीरअप्स की स्पेसिंग का प्रोविजन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, और अगर आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा। तो उतना जल्दी रिकॉल करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कि स्टीरअप्स में लेके जाना माइंड को, फिर उसके बाद उनको रिकॉल करना, तो ये सारी चीजें रहती हैं ना। तो बस इसी का तो नाम कंपटीशन है भाई। चीज सिंपल है हमको पता है, बट उस समय रिकॉल हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। अगर लेंथ वाइज जाऊँ तो ये इसकी जो होगी वो लेंथ होगी अंदर की साइड को, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी बीम की। तो ये मेरे पास विड्थ हो जाएगी और ये मेरे पास जो है इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो उसने बोला कि बीम की जो विड्थ है वो 250 है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास वो 250 mm है, और ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास वो
400 mm है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टीरप्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, कुछ इस तरीके से स्टीरप्स जो हैं प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो इन स्टीरप्स के बीच की स्पेसिंग मुझसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि स्टीरप्स की स्पेसिंग बता दो कितनी होगी। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं स्टीरप्स के बारे में। एक्चुअली में स्टीरप्स जो होते हैं ना, वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं बीम के अंदर। बीम के अंदर जो शियर स्ट्रेस आने वाली है उनको रजिस्ट करने के लिए हम लोग स्टीरप्स को लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम बीम के अंदर मेन रेनफोर्समेंट भी तो डालते हैं, मेन रेनफोर्समेंट भी है, कंक्रीट भी है, क्या वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं करती? मेरे भाई वो भी शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करती है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आया तो क्या करोगे फिर? तो याद रखना, जो उसकी लिमिट है, जो कंक्रीट और जो मेन रेनफोर्समेंट है उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है शियर को रजिस्ट करने की, अगर उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग जो है बीम के अंदर क्या लगाते हैं, स्टीरप्स लगाते हैं। ठीक है, तो जो स्टीरप्स हम लोग डिजाइन करते हैं, जो अगर हम लोग देखें तो शियर स्ट्रेस आता है ड्यू टू लोड, लोड की वजह से बीम पे जो शियर स्ट्रेस आता है वो कितना आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वी यू जो शियर फोर्स हो जाएगा, बी और डी मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिड्थ होती है और डेप्थ होती है, और यहाँ टाउ वी जो शियर हमारे पास से हो जाता है, शियर स्ट्रेस हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंक्रीट की और जो ये मेन रेनफोर्समेंट है बीम में ये वाली, इनकी भी जो है वो अपनी कुछ ना कुछ जो होती है, वो शियर स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने की जो होती है वो कैपेसिटी होती है। तो वो कितना रजिस्ट करता है, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेंथ को रजिस्ट करता है, तो टाउ सी हम लोग निकालते हैं वी सी अपॉन वी डी। ये हमारे पास है, इतना कंक्रीट जो है वो रजिस्ट कर पाती। अगर मैं बात करूं दोनों की, कि दोनों मिला करके जो है वो कितना रजिस्ट कर रहे हैं, कंक्रीट और स्टील, तो अगर हम लोग बात करें आरसीसी सेक्शन की कि मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू होता है 0.63 अंडर रूट एफ सी के। अब यहाँ पे आप किसी भी ग्रेड के लिए, चाहे आपका M20 हो, चाहे आपका M25 हो, M30 हो, किसी भी ग्रेड के लिए आप लोग टाउ सी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है मेरे भाई, अब हमारे पास जो टाउ सी मैक्स आया है, ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई, टाउ वी बताया, टाउ सी बताया और टाउ सी मैक्स बताया। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। ये किसकी वजह से था, जो लोड आ रहा है उसकी वजह से। ये किसकी वजह से था कि कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर पा रही है। और ये किसकी वजह से था कि कंक्रीट और स्टील दोनों मिलाकर के, जो मेन स्टील है, मेन रेनफोर्समेंट है, वो कितना शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर पा रही है। तो हम लोग जो टाउ वी है अपना, इसको कंपेयर करते हैं, टाउ वी को कंपेयर करते हैं टाउ सी से और टाउ सी मैक्स से। तो इस तरीके से कुछ कंपेयर करते हैं। अगर मान लो ये मैंने कुछ लिमिट डिसाइड कर ली, टाउ सी बाई टू, टाउ सी और यहाँ पे टाउ सी मैक्स, तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास टाउ वी की वैल्यू, जो शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स आ रही है, लोड की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रही है, अगर उसकी वैल्यू जो है मेरे पास वो टाउ सी बाई टू से कम है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी तरीके की रेनफोर्समेंट नहीं देता, किसी भी तरीके की मतलब स्टीरप्स को प्रोवाइड नहीं कराता, वहाँ पे मुझे स्टीरप्स को प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मेरी टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम और टाउ सी बाई टू से ज़्यादा आती है, तो उस केस में मैं मिनिमम स्टीरप्स प्रोवाइड कराता हूँ, यानी कि मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ। और अगर सर मेरे पास टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से तो ज़्यादा है और टाउ सी मैक्स से कम है, तो फिर मैं डिज़ाइन करूँगा अपना शियर के लिए, शियर के लिए मुझे अपना डिज़ाइन करना ही पड़ेगा बीम को। और अगर सर टाउ वी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है टाउ सी मैक्स से, टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपने सेक्शन को। इस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना बीम को। तो कब हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट देते हैं, कब हम शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं और कब हम रीडिज़ाइन करते हैं, ये पॉइंट जो है वो आप लोग को बाई हार्ट जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इतना आई होप जो है वो समझ में आया होगा। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें अपना, कि जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मेरे पास जो है टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी, ठीक है, टाउ सी से ज़्यादा हो और टाउ सी मैक्स से कम हो, इन दोनों के बीच में लाई कर रही हो, तो उस समय हम डिज़ाइन करते हैं अपना किसके लिए, डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट के लिए जो है वो हम लोग अपना डिज़ाइन करते हैं। तो हम कितना शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ये ASB, एरिया ऑफ स्टीरप्स डिवाइडेड बाई BSV, बी बिड्थ होगी, SB स्पेसिंग होगी, ग्रेटर देन होगा 0.40 डिवाइडेड बाई 0.87 F बाई।
ये यहाँ से होगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्टीरप्स जो कैलकुलेट करेंगे, उतना हम लोग जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब यहीं से अगर मैं एस वी निकाल दूं तो एस वी हो जाता है हमारे पास स्पेसिंग, ये हमारे पास स्पेसिंग का फॉर्मूला आ जाता है निकल करके, ठीक है। तो ये स्पेसिंग आ गई। अब स्पेसिंग में भी हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग का। तो ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम स्पेसिंग आप लोगों से पूछे स्टीरप्स के केस में, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, स्टीरप्स के केस में अगर आप लोगों से मैक्सिमम स्पेसिंग पूछे तो सबसे पहले आप चेक करना कि स्टीरप्स कैसे हैं, वर्टिकल स्टीरप्स हैं या फिर इंक्लाइंड स्टीरप्स हैं। अगर वर्टिकल स्टीरप्स हैं तो उस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी 0.75 डी और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उतना हम लोग अपना स्पेसिंग रखेंगे। और अगर इंक्लाइंड स्टीरअप्स हैं तो इंक्लाइंड के केस में याद रखेंगे डी और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उतना हम लोग जो है अपना रखेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे इंक्लाइंड स्टीरअप्स तो बोला ही नहीं उसने, जो नॉर्मल स्टीरअप्स की बात करी, तो जब नॉर्मल स्टीरअप्स की बात करेगा तो वो हम लोग अपना वर्टिकल स्टीरअप्स को जो है वो यूज करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में क्या क्या केस निकल के आए मेरे, वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में मेरे पास निकल के आया 0.75 डी और साथ में मेरे पास 300 mm। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, तो 0.75 डी, डी कितना है मेरे पास, तो डी क्वेश्चन में गिवन है 400, तो 400 रख लेंगे और यहाँ से मेरे पास आई है 300। तो 70.75 का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 को अगर आप सोल्व करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग आपका ये आ रहा है, सोल्व करेंगे तो 300 mm, ठीक है। 0.75 और 400 को मल्टीप्लाई 300 mm 300 mm, यानी कि ये दोनों वैल्यू तो आपकी 300 mm 300 mm बराबर ही आई, तो इनमें से मिनिमम क्या, तो दोनों में एक ही वैल्यू है, तो यहाँ से कितना ले लेंगे हम लोग, 300 mm ले लेंगे। तो जो मिनिमम स्पेसिंग रहेगी हमारे पास वो कितना रहेगी, वो हमारे पास रहेगी 300 mm। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये ध्यान रखना, जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे ये सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपको पता होगा जो शियर फोर्स होता है वो सपोर्ट के पास ज़्यादा होता है, और जो आपका सेंटर में होता है वो आप लोग का सेंटर में जो होता है वो कम होता है ना। तो जो हमारे स्टीरअप्स होते हैं, याद रखना सपोर्ट के पास तो वो क्लोज क्लोज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाती है, फिर सपोर्ट के पास जो होती है वो स्पेसिंग कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख के दी हुई है, स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स मिनिमम नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के पास तो कम से कम स्पेसिंग होगी लेकिन सेंटर में जाओगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। उसके पीछे का रीजन होता है सपोर्ट पे यहाँ पे ज़्यादा शियर फोर्स आता है एज कम्पेयर टू सेंटर पोर्शन, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो भाई मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है, अगर आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बता देना, तो मैं इनको ऐसे ही कंटिन्यू अपना करूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज़्यादा डिटेल बता रहे हो आप, थोड़ा कम करो, तो वो भी मुझे बता देना, मैं उतना भी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो जैसे स्टीरअप्स, यहाँ से एरिया ऑफ स्टीरअप्स का भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपका ये पोर्शन भी जो है वो यहीं से कवर हो जाना चाहिए। वो इंक्लाइन भी पूछता है तो ये भी यहाँ से कवर हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है ये भी यहाँ से कवर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम कितना शेयर स्ट्रेस रजिस्ट करता है सेक्शन, ये भी। तो हर एक चीज़ जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकता है वो सब आपका कवर हो जाना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई स्लैब का। तो हम स्लैब की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में छोटा सा है और नो डाउट जेईई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या बोल रहा है, इफ़ अ स्लैब हैज़ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 90 mm, जो इफेक्टिव डेप्थ है स्लैब की वो कितना गिवन है हमको, तो वो 90 mm गिवन है। देन द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन द स्लैब शुड बी, तो जो मेन बार है, जो रेनफोर्समेंट में हम मेन बार प्रोवाइड कराए हैं स्लैब में, उसकी स्पेसिंग बतानी। तो सबसे पहले ध्यान रखना स्लैब में जो मेन रेनफोर्समेंट या मेन बार प्रोवाइड कराते हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं अलोंग शॉर्टर स्पैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई जाएगी स्लैब के अंदर वो अलोंग शॉर्टर स्पैन, जो साइड छोटी होगी उस साइड हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, और जो दूसरी साइड होगी उस साइड हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो है वो अपना प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब हम लोग बात करें स्लैब की, तो स्लैब हमारे पास देखो जनरली तो कई तरीके की स्लैब हैं, फ्लैट स्लैब होती है आप लोग की, और क्या बोलते हैं वन वे टू वे स्लैब होती है, सर्कुलर स्लैब होती है,
और रिब्ड स्लैब होती है, तो बहुत तरीके की स्लैब होती हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो वन वे टू वे स्लैब से ही जो है वो आपको देखना चाहता है कि स्लैब की नॉलेज है या नहीं, वो आपको उतना चेक करना चाहता है बस, ठीक है। चलो, इसलिए तो बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको चाहे डिटेल में ज़्यादा चीज़ें ना पता हों, बट हर एक कॉर्नर कवर होना चाहिए आपके सिलेबस का। अब जैसे कुछ लोग क्या है कि अगर मान लो बेसिक क्वेश्चन ही आपका रिटेनिंग बॉल से पूछ लेता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिटेनिंग बॉल का बेसिक ही नहीं पढ़ा, वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, जिसने थोड़ा बहुत आइडिया था वो कर ले गया, तो वो आगे निकल जाता है। तो इसलिए बेसिक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी होता है हर पोर्शन का। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो के बेस पे, तो अगर मेरे पास अगर ये स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब की ये एल एक्स है और ये एल वाई है, अगर इन दोनों डायमेंशन का रेशियो जिसको हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं एल वाई ओवर एल एक्स, तो अगर इनका रेशियो मेरे पास ग्रेटर देन 2 है, यानी कि लॉन्गर बाई शॉर्टर स्पैन का रेशियो जो है वो मेरे पास या लॉन्गर शॉर्टर मत बोलो आप, बस ऐसे बोलो एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो जो है, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन का रेशियो जो है वो अगर मेरे पास लेस देन 2 है, तो मैं इसको बोलूँगा वन वे स्लैब है मेरे पास। और एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो जो है मेरे पास वो लेस देन 2 या इक्वल टू 2 है, तो उसको बोलूँगा मैं टू वे स्लैब मेरे पास है। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि यहाँ पर हमारे पास मेन बार से रिलेटेड, अच्छा इफेक्टिव स्पैन ध्यान रखना, इफेक्टिव स्पैन का केस हम सेम लेते हैं जो हम लोग किस में लेते हैं, बीम में। जो बीम के केसेस होते हैं वही इफेक्टिव स्पैन के केस लिए जाते हैं हमारे स्लैब के केस में। अब वो क्या होते हैं सर, तो वो अभी आने वाले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा कि इफेक्टिव स्पैन के केस क्या होते हैं। और इफेक्टिव स्पैन तुम देखना क्लियर स्पैन से हम ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि जो क्लियर स्पैन है वो ज़्यादा क्यों ली जाती है, जो सॉरी इफेक्टिव स्पैन जो है वो ज़्यादा क्यों ली जाती है। भाई एक नॉर्मल स्पैन है हमारे पास 10 मीटर की, लेकिन इफेक्टिव स्पैन की जब हम बात करते हैं तो उसको बढ़ा करके लेते हैं, 10 पॉइंट समथिंग आता है, 10 से तो ज़्यादा ही आता है, तो फिर हम उसको बढ़ा करके क्यों ले रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम बात करते हैं मेन एनफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पे मेन बार की ही बात करी हुई है क्वेश्चन में। तो अलोंग शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड कराते हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मेन एनफोर्समेंट होती है हमारे पास वो अलोंग शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड कराते हैं। मैक्सिमम डाया कितना रखते हैं हम स्लैब के लिए, जो स्लैब में रेनफोर्समेंट यूज करने जा रहे हैं उसका मैक्सिमम डाया कितना रखते हैं, तो याद रखेंगे जो स्लैब की थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस का 1/8, जो भी मेरे पास स्लैब की थिकनेस होगी, स्लैब की थिकनेस जो भी होगी उसका 1/8 जो है हम लोग अपना मैक्सिमम डाया रखते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें सर, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रखते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम स्पेसिंग ध्यान रखना बार की, मेन बार की। तो मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो रखा जाता है हमारे पास वो रखा जाता है 3D और 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उतना हम लोग अपना स्पेसिंग रखेंगे। वैसे ही अगर बात करें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना रखा जाता है मेन बार ये आप लोग का, तो ये 4% ऑफ ग्रोस एरिया, जो भी ग्रोस एरिया होगा उसका 4% उतना तो हमको रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर हमने थ्योरी कई टीचर्स से पढ़ ली है, अलग अलग टीचर से पढ़ ली, लेकिन हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपकी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है सुदर्शन बैच 2.0। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चंस हमारा रहने वाला है। इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। और जितने भी आप लोग के स्टेट जेई के एग्जाम है उनके पीवाईक्यू हो गए, एसएससी जेई के हो गए, आरआरबी जेई के हो गए, गेट के हो गए, ईएससी हो गए, और साथ में गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन हो गया, वो सब कुछ आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये सब कुछ आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि सबके सब चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यू आप लोग को एक सिस्टमेटिक वे में देखने को मिल जाएंगे। इस कोर्स की खास बात क्या है कि आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, 8 मंथ और 24 मंथ्स, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। क्या क्या है इसमें तो एक बार देख लो। स्टेट जेई के पीवाईक्यू है, एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, गुप्ता एंड गुप्ता, और सब्जेक्ट का रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस भी मैं इसमें करा रहा हूँ। ईएससी के पीवाईक्यू है, गेट के पीवाईक्यू है, और जो इंपोर्टेंट बुक है उनका पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल है। अब जैसे सपोज आप सब्जेक्ट वाइज वाले फोल्डर में जाओगे तो फिर इसमें भी आप लोग को जैसे सोम मिलेगा देखने को, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, और फिर आप लोग का सोइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। फिर इसके भी अंदर जब आप जाओगे ना तो इसके भी चैप्टर वाइज आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखने को मिलेगा, फिर एसएफडी बीएमडी देखने को मिलेगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहते हो इस सबका एक्सेस तो बस करना है क्या, आपको वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। राइट।
अब इसके साथ ही आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड बार, क्योंकि मैंने आपको बताया दो तरीके की बार होती है, मेन बार होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है स्लैब के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार से रिलेटेड याद रखिएगा, ये इसका काम क्या होता है, तो कंट्रोल करता है श्रिंकेज एंड टेम्परेचर के जो इफेक्ट होते हैं। तो जब स्लैब में रेनफोर्समेंट हमने दी हुई है, तो रेन हमें पता है वो मेटल है, तो मेटल है, टेम्परेचर की वजह से वो एक्सटेंड करेगा। तो जो टेम्परेचर के इफेक्ट होते हैं और जो साथ में श्रिंकेज होती है, उन दोनों को कंट्रोल करने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, जो रेनफोर्समेंट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब ये रेनफोर्समेंट बार जो होती है मिनिमम कितनी देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने माइल्ड स्टील यूज करी है या HYSD यूज करी है। अगर आपने माइल्ड स्टील यूज करी है तो ध्यान रखना 0.15% ऑफ BD, जो भी उसका एरिया होगा स्लैब का, उसका 0.15%। और HYSD होगा तो HYSD के केस में हम कम कर देते हैं, 0.12% कर देते हैं और BD। तो ये हम लोग अपना इतना तो मिनिमम एरिया जो है वो हम लोग अपना प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार का, रेनफोर्समेंट का। ठीक। बात करें सर डिस्ट्रीब्यूशन बार की मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो अभी मैंने मेन बार की कितनी बताई थी आपको, 3D और 300 mm। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उतना हम लोग रखेंगे किसके लिए, मेन बार के लिए। मेन बार के लिए अभी ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कितना होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, तो इसके लिए होता है इसके लिए होता है हमारे पास 5D और 300 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। और स्पेसिंग की बात करें, मिनिमम कितना स्पेसिंग रखते हैं, मैक्सिमम तो ये रहेगा, मिनिमम कितना रखते हैं, तो मिनिमम रखने का क्राइटेरिया होता है हमारे पास 5 मेन। जितना मेन रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराई है उसका जो 5 मेन है, उसका जो डाया है मेन बार का, जो बड़े से बड़ी मेन बार यूज करी उसका जो डाया है, और साथ में जो एग्रीगेट हमने यूज करा है, एग्रीगेट के साइज से 5 mm ज़्यादा। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना हम लोग जो है वो मिनिमम स्पेसिंग अपनी रखेंगे। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी जो ज़्यादा होगी तो वो हम लोग लेंगे, और उतना तो हमें रखना ही पड़ेगा, उससे कम हम स्पेसिंग नहीं रख सकते और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमसे उसने मेन बार की बात करी है, तो हम मेन बार की बात करें तो हमारे पास उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, कि जो स्लैब है उसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 90 mm है, 90 mm है। तो अगर इफेक्टिव डेप्थ उसकी 90 mm है तो देख लेते हैं मेन बार की कितनी हमारे पास स्पेसिंग निकल के आती। तो मिनिमम ऑफ 3, डी की वैल्यू कितनी होगी 90, और नीचे कितना 300 mm, तो कितना हो गया 9 × 27, 270, और ये कितना हो गया 300। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू है 270। तो हमें कम से कम 270 जो है वो स्पेसिंग रखनी ही पड़ेगी। ये देखो मैक्सिमम जो है हमारे पास वो 270 की जो है वो स्पेसिंग हमारे पास जाएगी। एक सेकंड देना भाई। ठीक है, बस हो गया। तो हमें 270 mm की जो है वो स्पेसिंग देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतनी स्पेसिंग रख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग का ही क्राइटेरिया था कि मेन एनफोर्समेंट में मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कितनी रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम का क्राइटेरिया ये, मिनिमम का क्राइटेरिया ये। ठीक है, तो मिनिमम वाला भी ध्यान रखिएगा। बाकी स्लैब की आप लोग का डाया कितना यूज करते हैं वो मैंने बता दिया, 1/8 यूज करते हैं। ठीक है, स्लैब थिकनेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, SSC जेई में 2024 में, प्री एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 2.5 मीटर। कैसा बीम दिया हुआ है मेरे को, कैंटिलीवर बीम। सबसे पहले कीवर्ड में जाना, कैंटिलीवर बीम हमको दिया हुआ है जिसकी स्पैन कितनी है मेरे पास 2.5 मीटर है। बेस्ड ऑन प्रोविजंस गिवन ऑन द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, हमें इफेक्टिव डेप्थ रेशियो और स्पैन अप टू 10 मीटर, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का और स्पैन के रेशियो का हमें प्रोविजन कंसिडर करना है। और जो स्पैन है मेरे पास वो 10 मीटर तक है, तो आपको इफेक्टिव डेप्थ बतानी कितनी होगी। एक आपको बीम दिया हुआ है, उस बीम की जो स्पैन है वो 2.5 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 मीटर से तो कम है ये, तो इतना तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है 10 मीटर से कम है। तो 10 मीटर से कम होने की वजह से हमको बताना है कि इसकी हम इफेक्टिव डेप्थ कितनी रख सकते हैं एज पर IAS 456। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अपना डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, एक हमारा होता है जो कि बीम और स्लैब दोनों के लिए सेम होता है। तो यहाँ पर हम बीम बोलो या स्लैब बोलो समझ जाना एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। तो 1 वे स्लैब हो या बीम हो और या फिर 2 वे स्लैब हो, तो इनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है।
टू वे स्लैब देखो, टू वे बीम तो होता नहीं है, तो टू वे स्लैब अपने ही इसके अलग ही क्राइटेरिया होंगे, लेकिन वन वे स्लैब और बीम के वो सेम ही होते हैं अगर हमारी स्पैन 10 मीटर से कम है तो। ध्यान रखना, अगर हमारे पास स्पैन 10 मीटर से कम है और कैंटिलीवर हमारे पास बीम या स्लैब है, फिर से मैं बोल रहा हूँ दोनों सेम ही प्रोविजन होते हैं बीम के और स्लैब के, चाहे कैंटिलीवर बीम है या फिर स्लैब है, तो उस केस में एल बाई डी का रेशियो जो होता है वो लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है। एल क्या है, स्पैन है, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एल बाई डी का रेशियो जो है वो लेस देन 20 होता है, और अगर कंटिन्यूस स्लैब है तो उस केस में एल बाई डी का रेशियो जो है वो लेस देन 26 होता है। तो क्वेश्चन में तो उसने हमसे कैंटिलीवर की बात करी, और कैंटिलीवर के केस में जो है हमारे पास वो एल बाई डी का रेशियो जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 होता है। आंसर है एमएम में गिवन है, और लेंथ हमारे पास कितनी 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर को एमएम में कर लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2500, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू डी। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करने के बाद जो है हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 7 से इसको काटो, 7 एक के 7 चौक 28, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 357। अब हम लोग देख लेते हैं यही है क्या आंसर, तो बिल्कुल यही आंसर है 357। ठीक है, अब ये तो हो गया बीम का क्राइटेरिया या फिर वन वे स्लैब का जो हमारी 10 मीटर से कम है। अब हम बात करते हैं टू वे स्लैब के केस में क्या होता है। तो अगर हम टू वे स्लैब की बात करें मेरे भाई, तो टू वे स्लैब में सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या फिर कंटिन्यूअस स्लैब है, कैसी है, कैंटिलीवर स्लैब है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ स्लैब चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप की स्लैब है। उसके बाद यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप माइल्ड स्टील देखो, चाहे आप HYSD यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन टू वे स्लैब के केस में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने माइल्ड स्टील यूज करी है या फिर आपने HYSD जो हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार होती है वो भी आपने यूज करी है। तो अगर मेरे भाई आपने सिर्फ माइल्ड स्टील यूज करी है, तो माइल्ड स्टील के केस में याद रखना एल बाई डी, डी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ होती है, एल बाई डी जो कि सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम है, तो उस केस में हमारी लेस देन 35 होगी वैल्यू। और अगर कैंटिलीवर स्लैब है, ये बीम नहीं, यहाँ पे स्लैब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी स्लैब है, तो अगर मेरे पास कैंटिलीवर स्लैब है तो वहाँ पे ध्यान रखना एल बाई डी जो ओवरऑल डेप्थ है इसकी वैल्यू लेस देन कितनी होगी 40। ये जब आप माइल्ड स्टील यूज करी है आपने, तब उस केस में ये वैल्यू मेरे पास निकल के आती है। लेकिन अगर आपने यूज कर ली HYSD, तो ध्यान रखना इन वैल्यूज का 35 और 80 का 35 और 40 का इनका 80% ले लेते हैं। तो अगर आपने मेरे भाई HYSD यूज करी है और सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस स्लैब है, तो एल बाई डी का रेशियो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 28, क्योंकि जब आप इसका 80% निकालोगे तो वो 28 ही आएगा। ऐसे ही जब आप 40 का जो है वो 80% निकालोगे तो 832, ये 32 ही आएगा। तो कैंटिलीवर के केस में एल बाई डी जो है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 32 हो जाएगा HYSD के केस में। तो ध्यान रखेंगे, इतनी चीज अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कि जब भी हमसे स्पैन बाई डेप्थ का रेशियो पूछेगा, वन वे स्लैब के केस में बिल्कुल सिंपल है, जो बीम का है वही वन वे स्लैब का है। लेकिन जब वो टू वे स्लैब बोल देगा तो टू वे स्लैब के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि टू वे स्लैब के केस में हमारा इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमने वहाँ पे यूज करी है वो माइल्ड स्टील यूज करी है या HYSD यूज करी है। ठीक है, चलिए, बाकी वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है, तो अगर स्लैब कोई भी एक डायरेक्शन में सपोर्टेड है तो वन वे हो जाएगी, और स्लैब अगर दो डायरेक्शन में सपोर्टेड है तो वो टू वे स्लैब हो जाएगी। इतना आपको पता होगा, है ना। चलो, स्लैब से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछता है, तो स्लैब से रिलेटेड आप लोगों से ये भी पूछ लेता है, स्लैब से रिलेटेड आप लोगों से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आप लोगों से पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, बीम के लिए पूछे या स्लैब के लिए पूछे, दोनों के लिए हम सेम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों से एक तरफ स्टील की ग्रेड दे देता है, एक तरफ आप लोगों से लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेता है, और एक तरफ आप लोगों से एक्सयू लिमिटिंग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं इसको, ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो k टाइम्स ऑफ d होती है, जहाँ पे d क्या होता है, तो d हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होती है। तो ध्यान रखना, अगर Fe 250 दिया हुआ है तो Fe 250 के लिए अगर मुझे mu लिमिटिंग निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.148 FC के BD स्क्वायर। ऐसी Fe 415 दिया है तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 0.138 FC के
BD² और अगर 500 दिया हुआ है तो इसके लिए हो जाएगी 0.136 FC के BD²। ये रहता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछ ले डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो अगर आपको Fe 250 दिया हुआ है तो 0.53 D हो जाएगी, Fe 415 दिया हुआ है तो 0.48 D हो जाएगा, और Fe 500 दिया हुआ है तो 0.46 D हो जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आ जाएंगी एक्सियल लिमिटिंग के। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल इन पे फ्रेम हुए हैं, इसीलिए जो है वो मैंने ये आप लोग को रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि इन पे आगे अगर क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली जो है बना लो, आपको कुछ नयापन सा वहाँ पे फील ना हो। ये क्वेश्चन देखो, देखने में इतना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोला है, बट हाँ गलती कराया गया है, क्वेश्चन आप लोगों से गलती करा सकता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा क्लू है, उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बारे में जो ये दिया हुआ है हम इसके बारे में बात करेंगे ना। इसमें देखो क्या बोला, ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर। एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास जो है 5 मीटर है। सेक्शन ऑफ साइज 200 बाई 300 mm। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे बीम का तो वो 200 बाई 300 का है, और उस पर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, उसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो 18 किलो न्यूटन मीटर है, यानी कि उस पर मूवमेंट है वो 18 किलो न्यूटन मीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटर्नल यूडीएल। हमसे कह रहा है कि हमें एक्सटर्नल यूडीएल बताना है, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बीम बिफोर फेलियर। ये जो बीम है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर है, इस पर आप कितना मैक्सिमम एक्सटर्नल यूडीएल लोड लगा सकते हो, ये हमसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोला उसने एक बीम है जिसकी लेंथ तो 5 मीटर है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन चेक करना चाह रहे हो तो वो आपके पास है 300 बाई 200 का, ये क्रॉस सेक्शन है। तो वो बोल रहा है कि इसकी बीम की जो कैपेसिटी है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर की है। तो मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर मैं कितना एक्सटर्नल जो है वो यूडीएल लोड जो है वो लगा सकता हूँ अपना, जबकि सेल्फ वेट जो है बीम का वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये इसका सेल्फ वेट है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? तो उसने हमसे यूडीएल लोड पूछा है, तो हमें पता है कि बीम पे जो अगर यूडीएल लोड लगा हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, तो WL² बाई 8 आता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें उसने कितना दिया, उसने दिया हुआ हमें 18 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। W हमारे पास यूडीएल लोड है, लेंथ उसने हमें 5 दी, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो जब यहाँ से मैं इसको सोल्व करूंगा तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 × 8 डिवाइडेड बाई 5, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से W की वैल्यू आएगी निकल करके मेरी, और कितनी वैल्यू आएगी तो देख लेते हैं। W की वैल्यू आएगी 5.76, 5.76 ये वैल्यू हो जाएगी W की, इतने किलो न्यूटन पर मीटर। और आप अगर इसका आंसर ये टिक कर देते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का क्लू है। ये जो आया है ना इतना, ये जो लोड आया है मेरे पास, ये टोटल लोड आया है। टोटल लोड का मतलब इसमें इसका बोले तो लाइव लोड और डेड लोड, लाइव और डेड दोनों लोड जो है वो शामिल हैं 5.76 किलो न्यूटन पर मीटर में। लेकिन उसने सिर्फ हमसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोड की बात करी कि एक्सटर्नल लोड बताओ कितना होगा। तो टोटल लोड 5.76 है, और इसमें जो सेल्फ वेट है वो माइनस कर दो 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 4.76, जो कि हमारे पास सही आंसर होगा कि इतना एक्सटर्नल लोड जो है वो रजिस्ट कर सकता है। तो देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बट क्लू यहाँ पे फंसा दिया उसने। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता कि जब आपने यहाँ से इस फॉर्मूले से एम इज इक्वल टू WL² बाई 8 जब आपने ऐसा W निकाला तो ये टोटल लोड निकल के आया मेरे पास, डेड और लाइव है ना। तो इस यानी कि हम बोले कि एक्सटर्नल और इंटरनल टोटल लोड निकल के आया। तो टोटल लोड अगर ये निकल के आया तो इसमें से हमें सिर्फ एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला अगर निकालना था तो मेरे भाई इंटरनल वाला मुझे माइनस करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो सिंपली सपोर्टेड अगर ये बीम था, तो अगर हम लोग बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है तो इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो हमको पता है अगर एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है और अगर इस पे मेरे पास लोड आता है, इस पे मेरे पास यूडीएल लोड आता है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूँ न्यूट्रल एक्सिस है, तो मुझे पता है ऊपर कंप्रेशन आता है नीचे टेंशन आता है। तो जहाँ कंप्रेशन फोर्स लगता है जहाँ टेंशन फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स,
उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। और ये जो लीवर आर्म होता है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, तो डी माइनस के 0.42 XU, इतनी वैल्यू हमारे पास जो है वो लीवर आर्म की होती है। ऐसी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों साइड से निकालते हैं हम, कंप्रेशन साइड से भी टेंशन साइड से भी। अब इसका क्या मतलब है, तो अभी मैंने बताया न्यूट्रल एक्सिस है तो ऊपर कंप्रेशन आ रहा है नीचे टेंशन आ रहा है, तो आप कंप्रेशन वाले पोर्शन से निकाल लो चाहे टेंशन वाले पोर्शन से निकाल लो, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप किसी भी पोर्शन से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से जो है वो हमें सोल्व करना होता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप कंप्रेशन से निकाल लो या टेंशन से, तो किधर से भी आप लोग जो है निकाल सकते हो। कंप्रेशन साइड से निकाल लो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ये 0.36 FCK BXU, और साथ में लीवर आर्म D माइनस के 0.42 XU, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ऐसी टेंशन साइड से निकाल लो तो 0.87 FY/AST और इंटू लीवर आर्म D माइनस के 0.42 XU, ये हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताओ, तो इस केस में हम कंप्रेशन और टेंशन फोर्स जो होते हैं उनको दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये मोमेंट है, ठीक है, ये क्या है मोमेंट, और ये इसमें इतनी वैल्यू जो है ना ये फोर्स की है, ध्यान रखना ये इतनी वैल्यू फोर्स की, ये कंप्रेशन फोर्स की है तो ये टेंशन फोर्स की है। तो अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो उसके लिए मैं इस कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू को टेंशन फोर्स की वैल्यू को इक्वल कर दूंगा, तो दोनों वैल्यू मैंने इक्वल कर दी, इधर कंप्रेशन फोर्स इधर टेंशन फोर्स। तो यहाँ से मैं इजीली अपना XU फाइंड कर लूंगा, तो जब मैं यहाँ से XU फाइंड करूंगा तो कितना आएगा 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B, ये वैल्यू मेरे पास निकल कर रखे आ जाएगी यहाँ से XU की, ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अभी मैंने ऊपर भी बताया था, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील के। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। कितना होता है, तो 250 के लिए मैंने बताया था 0.53 D होता है, और 415 के लिए 0.48 D होता है, और FE500 के लिए 0.46 D होता है। तो ये वैल्यू जो है मेरे पास होती है, तो ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आपको ये तो पता होगा XU अगर XU लिमिटिंग के इक्वल है तो बैलेंस सेक्शन माना जाएगा, और अगर XU कम है और XU लिमिटिंग ज़्यादा है तो वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा, क्योंकि ये अगर सेक्शन है मेरे पास और ये अगर XU है तो XU लिमिटिंग जो है वो उससे ज़्यादा चला गया, ये XU लिमिटिंग यहाँ तक आ गया, तो इस केस में अंडर रेनफोर्स्ड है। और अगर XU लिमिटिंग कम है और XU ज़्यादा है, XU लिमिटिंग कम है, तो ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। अब बीम के केस में ये भी ध्यान रखना कि मिनिमम जो हमारी स्टील होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिनिमम स्टील निकालने का तरीका होता है बीम के केस में AST डिवाइडेड बाई VD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइडेड बाई FY, ये मेरे पास जो है फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम कितना रखते हैं, तो 4% ऑफ BD, और यही हम लोग मैक्सिमम स्लैब में भी रखते हैं, ध्यान रखना है स्लैब में भी मैक्सिमम 4% ऑफ BD रखते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ये सारे क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्या होते हैं। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। अ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन हैविंग अ विड्थ ऑफ 200 mm, डेप्थ 300 mm, सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स 60 kN, डिटरमाइन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सेक्शन इफ इफेक्टिव कवर 50 mm का है, एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है। तो हमसे क्या पूछा उसने, नॉमिनल स्ट्रेस पूछा है। तो याद रखना जो शियर स्ट्रेस होता है ड्यू टू लोड, उसी को हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/VD। तो मेरे पास V की वैल्यू कितनी, शियर फोर्स 60 kN है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन में जाएगा। अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन में आंसर है। इसके बाद बी कितना, बिड्थ कितनी है उसकी, तो बिड्थ है उसकी 200 mm, इनटू डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ 300 mm है, लेकिन डायरेक्ट 300 मत रख देना, क्योंकि उसने इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, तो कवर माइनस करना पड़ेगा 50, तो कवर माइनस करने के बाद कितना बचेगा 250, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी 250, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ दी है उसने 300, तो 300 में से जब कवर को माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो जब आप इस सब को सोल्व करोगे तो इस सब को सोल्व करने के बाद आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी सोल्व करेंगे तो 1.2 मेगा पास्कल आप लोग का आ जाएगा, या फिर जिसको न्यूटन पर mm² आप लोग कह सकते हो। बाकी सीयर रेनफोर्समेंट के जो डिजाइन करने के क्राइटेरिया वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेस
फॉर अ स्टील ग्रेड Fe415 के लिए आपको डिजाइन स्ट्रेस बतानी कितनी होगी, अप्लाइंग नेसेसरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसने बोल दिया है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अप्लाई करना जो जरूरत है, आफ्टर नेसेसरी अप्लाइंग नेसेसरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर है आपके पास, और लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन को आपको फॉलो करना है, एलएसएम को। तो एलएसएम को फॉलो करते हुए आपको डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है स्टील के लिए। तो आपको भाई पता होगा, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। चलो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं अपना। एफ सी के जो होता है ना, वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, जो हमें 28 दिन के बाद मिलती है। अगर हमने एक सैंपल प्रिपेयर करा है M20 का, और M20 का सैंपल प्रिपेयर करने के बाद उसके जो भी हमारे प्रोसीजर थे सबको फॉलो करा, तो 28 दिन के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 20 मेगा पास्कल देखने को मिलेगी, और यही इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाती है एफ सी के। ठीक है। अब इसी एफसीके से अगर मेरे को मीन स्ट्रेंथ निकालनी कंक्रीट की, तो मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या हो जाता है, जो एफसीके करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल के आई 28 दिन की, प्लस उसमें 1.65 इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान रखना है, M10 से M15 के लिए 3.5 होता है, M20 से M25 के लिए 4 होता है, और M30 से कितना होता है हमारे पास, 5 होता है। और इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को अपने ट्रिक वाले बैच में बहुत अच्छे से बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। तो ऐसे याद रखना है, M10 है ना, तो इसको 10, 20 और 30, फिर यहाँ से 35, 40 और 50। ठीक है। तो M10 के लिए या 15 के लिए 3.5, यहाँ पे पॉइंट लगाते जाओ। M20 के लिए 4.0, M30 के लिए 5.0। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को जो है वो इजीली अपना याद कर लेते हैं। अब जो ये हमको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिली थी, इससे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालें कि कंक्रीट की जो हम अपनी लेते हैं कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कंसिडर करते हैं कि शेप की वजह से। क्योंकि जब आपने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली थी तो इसके लिए क्यूब प्रिपेयर करा था। अब क्यूब की डायमेंशन तो कुछ और होती है, और जब फाइनल आप स्ट्रक्चर बनाते हो आरसीसी की, वो कुछ और होती है। तो शेप की वजह से हम लोग जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी लेते हैं, तो जो एफ सी के है ना उसका 67% लेते हैं। तो 67% लेते हैं तो 0.67 एफ सी के। अब ये तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आई जो हमने शेप की वजह से ली। तो डिजाइन वाली कितनी लेंगे, तो डिजाइन के लिए ध्यान रखना, डिजाइन स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की लेते हैं, तो जो हमारे पास 0.67 एफसीके आया है, इसको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करते हैं, तो 0.45 एफसीके आता है, जो कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो ये हम लोग अपना जो है डिजाइन स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं, जो कि हमारा कितना होता है 0.45। तो ध्यान रखना, सिंपल बताता हूँ, एफ सी की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था 0.67 एफ सी के, जो था वो शेप की वजह से लिया, क्योंकि क्यूब की शेप कुछ और होती है और एक्चुअल शेप कुछ और होती है। अब हमने कॉन्क्रीट बात करें अपनी डिजाइन के लिए, तो डिजाइन के लिए हमने इसको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड कर दिया, तो 0.45 आया। तो ये हमने डिजाइन स्ट्रेंथ ली। तो इतना डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग लेकर के चलते हैं अपनी कॉन्क्रीट की। ठीक है। तो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसका 45% ही हम लोग मान के चलते हैं कि इतना ही स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट का। ठीक है। तब हम उसको डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। अब जैसे ये कॉन्क्रीट का प्रोसीजर था, वैसे स्टील का होता है। स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, एफ वाई होती है। ठीक है। अब डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम एफ वाई को डिवाइड कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जैसे यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 था, वैसे ही यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है मेरे पास 1.15 का, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता। तो हमारे पास एफ वाई कितना दिया है यील्ड स्ट्रेंथ, तो वो दिया 415, तो ये आई है मेरे पास। और जो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.15 का आएगा। सोल्व करेंगे तो 361 यहाँ से आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ आया होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ते हैं, और इस क्वेश्चन को भी, और मैं आपको जो है ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, उसी की तरह क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन कराया था। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। ठीक है। और हो सके तो दोनों मेथड से सोल्व करना, स्लेंडरनेस रेशियो का इस वाले से भी और इस वाले से भी, और सोल्व करके करेक्ट आंसर बताना। ठीक है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो भाई डेफिनेटली इसको सोल्व जरूर करना, लाइटली मत लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने कितना सीखा है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम क्या है और इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, और मैं आपको बता दूंगा जो जो लोग कमेंट करेंगे किसका सही है और किसका गलत है। ठीक है। चलो, सोल्व करना और बताना इसका आंसर जरूर। ठीक है। इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और बाकी की जो क्वेश्चन है वो भाई आपको सेकंड पार्ट में कराएंगे। और देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपको सुदर्शन बैच में ही मिलेंगे, जो हमारे वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है। चलो, कमेंट और लाइक जरूर करना है ना, बताना जरूर कैसी लगी मेहनत।
तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। देखो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम लोगों के चल रहे हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग करनी है मेरे साथ जुड़ करके, तो आप हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी देखने को मिल जाएगी, सारे क्लास नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी, और अनलिमिटेड वॉच टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स है, थ्योरी कोर्स है विद फ्यू पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू इसमें मैंने कराए हुए हैं। इसके बाद अगला बैच आता है हमारे पास सुदर्शन बैच 2.0। इसमें जितने भी आप लोग के स्टेट एजेई का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, यूथ की बुक हो गई आप लोग की यूपीपीएससी वाली, या फिर आप लोग की फिंगरप्रिंट हो गई, तो वो सब आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप सुदर्शन बैच को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें दो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक आप लोग का 8 मंथ की वैलिडिटी है और एक आप लोग की 24 मंथ की वैलिडिटी है। तो जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो आप उसके साथ एक्सेस ले सकते हो सुदर्शन बैच के अंदर। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट का वन ऑफ द फेवरेट बैच, जो कि हमारा सिविल मास्टरमाइंड, स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक बेस्ड रिवीजन कराया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन है, सारे फॉर्मूला और ट्रिक्स हैं, सारे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो ट्रिक्स हैं, जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं वो सब मैंने आप लोग को इसमें कराए हुए हैं। साथ में जो लेटेस्ट 2500 वन लाइनर है वो भी मैंने आप लोग को इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो और पीडीएफ, तो वो लेटेस्ट सॉल्यूशन भी आप लोग को उड़ान बैच में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, कल वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट एक्सेस आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना अपना मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर आप उनसे जो है व्हाट्सअप करके अपना या कॉल करके अपना पूछ सकते हो।